हेलो 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 जी, नमस्कार। की हाल चाल, कैसे हैं आप मेरे शेरों और शेरनियों? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वेदांत महाराष्ट्र 11th और 12th में। और मैं हूं आपकी अपनी केमिस्ट्री एजुकेटर वंशिका श्रीवास्तव। तो मेरे प्यारे बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ एटम के हमने वन शॉट भी कर लिया, हमने काफी सारे बोर्ड वाले क्वेश्चंस भी कर लिए, मतलब जो आपके नॉर्मल क्लास 11th में पूछे जाते हैं। लेकिन बेटा ये चैप्टर एमएचटी सीईटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने सोचा चलो यार कि क्यों ना एमएचटी सीईटी के क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आती हूँ, ताकि बहुत सारे बच्चों को फायदा हो जाए, बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए और प्रैक्टिस भी हो जाए। तो चलिए अपना नोटबुक और पेन साथ में लेके बैठना है, ताकि आपको यहाँ पे जितने कॉन्सेप्ट दिखेंगे आप सारी चीजें नोट कर लेंगे। जितने क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे, देखो वैसे तो ना सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जितने क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे लेके आई हूँ। आपको हो सकता है इजी लगे ये क्वेश्चंस, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर है आपका। जब भी बेटा कोई चीज इजी लगती है ना अपन को, तो ये समझो कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है। इसके अलावा और भी सारे मैं एमएचटी सीईटी के पार्ट 2 पार्ट 3 लेके आती रहूंगी। जैसे हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम का मान लेते हैं, ये वाला जो है वो पार्ट 1 है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटम का एमएचटी सीईटी के क्वेश्चंस पार्ट 1, फिर पार्ट 2, फिर पार्ट 3, ऐसे करते करते बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं एमएचटी सीईटी क्वेश्चंस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम पार्ट 1। और बेटा अपना नोटबुक और पेन लेके बैठना है, ठीक है। तो जो भी मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, मान लेते हैं कि यार अभी मैंने करवाया आपको अराउंड 15 to 20 क्वेश्चंस। सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद सॉल्व करना है। मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन तो बताऊंगी, मतलब आंसर तो मैं आपको, सोल्यूशन आपको मैं बताने वाली हूँ, लेकिन बेटा खुद भी इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करके देखोगे क्या तुम्हारा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हुआ है, तुम कहाँ, मतलब किस लेवल पे हो अभी तुम, क्या तुम्हारा कॉन्सेप्ट वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, कैसा है तुम्हारा कॉन्सेप्ट। तो खुद ट्राई करना है, उसके बाद आपको सोल्यूशन देखना है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द एम शेल इज। अब यहाँ पे ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये के शेल, ये एल शेल, ये एम शेल। तो बेटा सिर्फ आपको ये नहीं बताना कि यार एम शेल, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला, तुक्का नहीं मारना किसी को भी कि यार कुछ भी तुक्का लगा देते हैं और हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है, ठीक। क्या फॉर्मूला होता है? फॉर्मूला होता है बेटा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का 2n स्क्वायर। क्या होता है? 2n स्क्वायर होता है फॉर्मूला। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे, देखो ये क्या है, n इज इक्वल्स टू 1, n इज इक्वल्स टू 2 एंड n इज इक्वल्स टू 3। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू, मतलब n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ शेल्स की बात करें, किसकी बात करें, नंबर ऑफ शेल्स की बात करें। तो यार यहाँ पे n जो है दैट इज 2 इंटू n कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 9 18। तो एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स उसमें अकोमोडेट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्वांटम नंबर डिटरमाइंस द शेप ऑफ एन ऑर्बिटल। कोई भी ऑर्बिटल है उसका शेप कौन डिटरमाइन करता है? कोई भी ऑर्बिटल है उसका शेप कौन डिटरमाइन कर रहा है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजिमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर या फिर स्पिन क्वांटम नंबर। तो बेटा जो शेप होता है, शेप ऑफ द ऑर्बिटल होता है, वो डिटरमाइन करता है हमारा एजिमुथल क्वांटम नंबर। कौन डिटरमाइन करता है? एजिमुथल क्वांटम नंबर डिटरमाइन कर रहा है, ठीक है, एजिमुथल क्वांटम नंबर डिटरमाइन करता है। अगर मैं यहाँ पे शेप्स की बात करूं, क्योंकि हम रिवीजन ही कर रहे हैं ना एक तरीके से, तो अगर शेप की बात करूं तो एस का होता है बेटा स्फेरिकल शेप, ठीक है, एस का होता है स्फेरिकल शेप। सर एक सेकेंड, हाँ ओके, एस का होता है बेटा स्फेरिकल शेप, मतलब कि ऐसा, ठीक है। अगर मैं पी की बात करूं तो पी का होता है डम्बल शेप, पी का होता है डम्बल शेप। अगर मैं डी की बात करूं तो डी का होता है डबल डम्बल शेप, डी का होता है डबल डम्बल शेप, ऐसा, ठीक है, क्लियर है। तो ये है सारे शेप ऑफ द ऑर्बिटल। तो कौन बताता है हमको? एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है शेप ऑफ द ऑर्बिटल। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की, द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर एल फॉर पी ऑर्बिटल इज। पी के लिए क्या है एल की वैल्यू? तो मैं आपको सबके लिए बताती हूँ, एल 0 1 2 3 ऐसे करके एक टेबल बना लेना है, ठीक है। यहाँ पे लिखना है आपको ऑर्बिटल्स, सॉरी यहाँ पे आपको क्या लिखना है? सबशेल्स। यहाँ पे आप क्या लिखोगे? सबशेल। तो यहाँ पे बेटा इसका एस का जीरो का क्या है? एस पी डी एफ। तो मतलब अगर आपकी एल की वैल्यू 0 है तो कौन सा सबशेल आ जाएगा? एस सबशेल आ जाएगा। यहाँ क्या पूछा है आपको? पी ऑर्बिटल, मतलब पी के लिए पूछा है, द वैल्यू ऑफ एजिमुथल क्वांटम नंबर फॉर पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल के लिए देखो, पी ऑर्बिटल के लिए क्या है मैम? 1 वैल्यू है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए
द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द थर्ड शेल इज, फिर से वही आ गया कि यार नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स की बात की जा रही है यहाँ पे, किसकी बात की जा रही है, ऑर्बिटल्स की बात की जा रही है कि कितने ऑर्बिटल्स होते हैं किसमें, थर्ड शेल में, थर्ड शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो मतलब थर्ड शेल मतलब n की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा, 3 दी हुई है, n की वैल्यू कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। अगर n की वैल्यू 3 है तो यहाँ से हम l की वैल्यू निकाल सकते हैं। l की वैल्यू क्या हो जाएगी मैम, 0 1 एंड 2, सही है, 0 1 एंड 2 क्या हो जाएगी l की वैल्यू। अब हमें क्या बोला है, ऑर्बिटल्स निकालना है बेटा, अपन क्या निकालना है, ऑर्बिटल्स निकालना है। तो यहाँ देखो 0 के लिए अगर मैं 0 की बात करूँ तो s, यहाँ पे 1 की बात करूँ तो p, और अगर मैं 2 की बात करूँ तो ये क्या हो जाएगा d, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3s 3p और 3d। s में कितने ऑर्बिटल होते हैं मैम, एक ऑर्बिटल होता है। p में कितने होते हैं मैम, 3 होते हैं, और d में होते हैं 5, ठीक है, d में होते हैं 5। तो टोटल कितने हो गए, टोटल हो गए मैम 9 ऑर्बिटल्स, टोटल कितने हो गए 9 ऑर्बिटल्स। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। समझ गए कैसे निकाला मैंने, समझ गए कैसे निकाला। जो आपका शेल दिया हुआ है, शेल दैट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एंड मतलब क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात की जा रही है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दिया है तो आप एल की वैल्यू निकाल सकते हो 0 1 2, ठीक है। आपने क्या निकाल लिया, आपने यहाँ पे ऑर्बिटल सबशेल्स निकाली है sp_d, उसके बाद 3s 3p 3d ऑर्बिटल्स लिख दिए। और कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 3 और ये 5 होते हैं d में, p में होते हैं 3, s में होते हैं 1, तो टोटल कितने हो गए 9 ऑर्बिटल्स हो गए। अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है। 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल हैव द सेम स्पिन, 2 electrons in an atom have identical 4 quantum numbers, no 2 electrons in an atom have the same set of 4 quantum numbers and electrons occupy orbital randomly। तो बेटा जो पॉली, मैंने आपको क्या बताया था, पॉली जो होता है, पॉली में भी आई आता है और स्पिन में भी आई आता है। तो पॉली का जो प्रिंसिपल है वो स्पिन से रिलेटेड है कि अगर जो एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम हम 2 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, तो हमेशा वो ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए, ठीक है। क्या होने चाहिए, ऑपोजिट स्पिन के होने चाहिए, सेम स्पिन के नहीं हो सकते। अगर वो सेम स्पिन के हुए मतलब हो ही नहीं सकते, ठीक है। ऐसे नहीं भरेंगे, कोई सा भी इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे नहीं फिल करेंगे, हमेशा ऐसे ही फिल होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि यार दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो ऑर्बिटल में भरे हैं, उनका कभी भी दे कैन नॉट हैव द सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स, सेम सेट नहीं हो सकता बेटा इनका, मतलब सेम क्वांटम नंबर के नहीं हो सकते। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, विच ऑर्बिटल हैज द हाईएस्ट एनर्जी। अगर आपको हाईएस्ट एनर्जी बतानी है, देखो भले ये हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट बताती जा रही हूँ, क्योंकि एग्जाम में जरूरी नहीं है बेटा एग्जाम में हमेशा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस ही पूछे, कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं जो हम पढ़ के ही नहीं जाते, क्योंकि हमें लगता है कि एग्जाम में आएगा ही नहीं, एग्जामिनर इतने इजी क्वेश्चन थोड़ी ना पूछेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, एग्जामिनर ना खेलता है हमेशा, ठीक है। तो इतने ये आपको इजी लग रहा है क्या, बताओ मुझे, ये आपको इजी लग रहा है क्या, जितने क्वेश्चन अपन कर रहे हैं इजी लग रहे हैं क्या? अगर इजी लग रहे हैं तो वेरी गुड, इजी ही क्वेश्चंस है, क्योंकि बेटा एग्जामिनर काफी सारे मतलब काफी जब भी पेपर सेट करता है ना, तो कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चंस डाल देता है, आपको लगता है कि अरे यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, लेकिन ये कितना ज्यादा एकदम बढ़िया तरीके से इजी है। तो हाईएस्ट एनर्जी कैसे निकालते हैं, n+l रूल से निकालते हैं, ठीक है, n+l रूल से निकालते हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। अगर मैं बात करूं 3s की, अगर मैं बात करूं 3s की, यहाँ पे बेटा n की वैल्यू क्या है, जो भी आगे नंबर लिखा है दैट इज n, जो भी आगे नंबर लिखा है दैट इज n। अब यहाँ पे मैं एक टेबल बना रही हूँ दैट इज 0 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे देखो s p d और f, s p d f। यहाँ पे l की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, l की वैल्यू क्या हो जाएगी मैम, यहाँ पे अगर s दिया हुआ है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, सॉरी। तो n+l क्या हो जाएगा बेटा, 3 + 0 मतलब कि 3, ओके। 3p क्या होगा, 3p n है 3, ठीक है। p l क्या हो जाएगा बताओ, l क्या हो जाएगा p के लिए मैम, l हो जाएगा 2, सॉरी 2 नहीं 1 हो जाएगा। देखो 3p के लिए ये 1 हो जाएगा, तो n+l क्या हो जाएगा, n+l क्या हो जाएगा 3 + 1 दैट इज 4, 3 + 1 दैट इज 4, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं किसकी, 4s की। 4s n की वैल्यू कितनी है बेटा, जो भी आगे नंबर लिखा है वो, l की वैल्यू कितनी हो जाएगी, s लिखा हुआ है तो n की वैल्यू हो जाएगी मैम, l की वैल्यू जाएगी 0। तो टोटल कितना आ जाएगा, n+l आ जाएगा 4 + 0 दैट इज 4, ठीक है। लास्ट वाला करते हैं 3d।
3d की बात कर रही हूं मैं, अगर n की वैल्यू क्या है 3 है, d की वैल्यू क्या है, मतलब l की वैल्यू क्या है, देखो 2 है मैम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा n प्लस एल क्या आ जाएगा 5, n प्लस एल क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 + 2 5। हमें क्या पूछा है विच ऑर्बिटल हैज द हाईएस्ट एनर्जी, किसकी है बता दो, इसकी 3 है, इसकी 4, इसकी 4, इसकी 5, तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एनर्जी किसकी है, डी की है। तो यार आपको बस ये कॉन्सेप्ट बताना था, n प्लस एल रूल, इससे आप एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप बहुत इजीली कर लोगे, राइट, आप बहुत इजीली कर लोगे। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन द डी सबशेल इज, डी सबशेल में आपको क्या बताना है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताना है, ठीक है, डी सबशेल में। तो डी सबशेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं, डी सबशेल में अगर मैं बात करूं तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 ऑर्बिटल। कैसे निकालते हो बेटा, 2l + 1 से। अगर मैं डी की बात करूं तो 0 1 2 3 s p d और f, तो डी का क्या वैल्यू है, 2 वैल्यू है, डी की वैल्यू क्या है 2 वैल्यू है, तो 2 इंटू यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा 2 + 1 कितना आ जाएगा 5, देखो 5 है ना, 1 2 3 4 5, 5 क्या है इसके ऑर्बिटल्स हैं, 5 क्या है ऑर्बिटल्स है, कौन कौन से मैं आपको यहाँ बता रही हूँ, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, फिर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और फिर डी जेड स्क्वायर, ठीक है, ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं किसके, डी के, ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी सबशेल के, क्लियर है। The maximum number of electrons in a p subshell, maximum number of electrons in a p subshell क्या हो, maximum number of electrons in a p subshell, तो यार अगर मैं p सबशेल बनाऊं तो देखो ऐसा बनेगा, और ये अगर मैं यहाँ पे ऑर्बिटल्स बनाऊं, ठीक है, अगर मैं ऑर्बिटल्स बनाऊं तो कैसे निकालूंगी, 2l + 1, 2l + 1, p की वैल्यू क्या हो जाएगी, फिर से लिखते हैं यहाँ पे l 0 1 2 3, तो यहाँ पे s p d f, p की वैल्यू क्या है 1 इंटू 1 + 1 कितना हो जाएगा बेटा, ये 3। देखो हमने 3 ऑर्बिटल्स बना दिए, क्या क्या हो जाएंगे, px py और pz, समझ गए, px py और pz, तीन p के 3 डब्बे क्यों हैं, इसीलिए हैं, ठीक है, 2l + 1 से हमने निकाला। अब यहाँ पे अपन कितने इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं मुझे बताओ, 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने भर सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स भर सकते हैं, समझ गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हम इसमें फिल कर सकते हैं। चलिए, द शेप ऑफ एन एस ऑर्बिटल इज, अभी बताया था मैंने, एस ऑर्बिटल का क्या शेप होता है, स्फेरिकल शेप होता है, ठीक है, एस ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल शेप होता है, और इतने इजी क्वेश्चंस आते हैं बेटा, पूछ लिए जाते हैं, तो ये हमारे लिए फायदा है, केमिस्ट्री में सबसे बड़ा फायदा यही है कि आपको ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको पता है कि एस पी डी एफ इसमें से के उनका जो शेप क्या है, तो आप डायरेक्टली उसको टिक कर सकते हो ना, आपको बिल्कुल 0.1 सेकंड भी नहीं लगेगा टिक करने में, ठीक है। विच क्वांटम नंबर स्पेसिफाइज द ओरिएंटेशन ऑफ एन ऑर्बिटल, ओरिएंटेशन कौन बताता है अपन को, देखो सबसे पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसे पहला कौन सा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो क्या बताता है अपन को, साइज बताता है, ठीक है, साइज बताता है। फिर जो आपका एजोमिथल क्वांटम नंबर है बेटा, जो आपका एजोमिथल क्वांटम नंबर है वो क्या बताता है, शेप बताता है, ठीक है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है, कौन सा, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है आपको, आपको बताता है ओरिएंटेशन बताता है, ठीक है, क्या बताएगा, ओरिएंटेशन बताएगा। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट की जाती है, क्लियर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर क्या बताता है, ओरिएंटेशन। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं मैम, फर्स्ट शेल में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8, कितने बचे, एक, ये कितना हो जाएगा 2,8,1, समझ गए। अकॉर्डिंग टू होर्न्स रूल क्या स्टेटमेंट सही है बेटा, पेयरिंग अकर्स फर्स्ट, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई डीजेनरेट ऑर्बिटल्स सिंगली बिफोर पेयरिंग, इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज ऑक्यूपाई हायर एनर्जी ऑर्बिटल्स फर्स्ट, ओनली पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर अलाउड। तो देखो होर्न्स रूल क्या बोलता है कि जो भी ऑर्बिटल्स हैं, जैसे मैं p की बात करती हूँ तो p में हमने क्या देखा कि 3 ऑर्बिटल है, p सबशेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px py और pz, ठीक है, pz। तो अब मुझे अगर इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं, मान लेते हैं मुझे इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने हैं बेटा, तो मैं कैसे भरूंगी 4 इलेक्ट्रॉन्स, 2 तरीका है 4 इलेक्ट्रॉन्स भरने का, मैं ऐसे भर सकती हूँ 1 2 3 4, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है, देखो दूसरा तरीका क्या है, 1 2 3 4। तो कौन सा सही तरीका है, ये वाला, होर्न्स ने यही बोला कि यार इलेक्ट्रॉन्स को सही फिल करने का तरीका क्या है, जब तक सिंगली फिल्ड नहीं हो जाते
मतलब हर एक इलेक्ट्रॉन पहले सिंगल सिंगल फिल होगा, उसके बाद पेयरिंग होगी। हर एक इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल फिल होगा, ठीक है, सिंगल सिंगल फिल करेंगे, उसके बाद जाके क्या होने वाली है, पेयरिंग होने वाली है। तो ये सही तरीका है फिल करने का, और ये क्या है, गलत तरीका है, ऐसे फिल नहीं करेंगे, ऐसे फिल नहीं करेंगे। तो क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई डीजेनरेट ऑर्बिटल्स सिंगली बिफोर पेयरिंग, ठीक है, पहले सिंगल सिंगल सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो, उसके बाद उसको पेयरिंग करते हैं, उसके बाद उसकी पेयरिंग होती है। विच ऑर्बिटल इज फिल्ड फर्स्ट, अब ऑफ-बॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जिसकी कम एनर्जी होगी वो सबसे पहले फिल होगा, समझ गए। ऑफ-बॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, जो हमने ऑफ-बॉ प्रिंसिपल पढ़ा था, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग, ऑफ-बॉ प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या हुआ था, उन्होंने बोला था कि जिसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी होगी, इलेक्ट्रॉन्स कैसे बढ़ते हैं, अकॉर्डिंग टू द हाई, मतलब लोएस्ट एनर्जी से हाईएस्ट एनर्जी पे जाते हैं, लोअर एनर्जी पहले फिर हाई, फिर ऐसे करते करते। तो अपन को बस ये देख लेना है कि किसकी सबसे लोएस्ट एनर्जी है, वो सबसे पहले भरा जाएगा। तो देखो फर्स्ट की देखते हैं कैसे निकालेंगे एनर्जी, कैसे निकालते हैं, n+l रूल, ये याद रखना बेटा, n+l रूल क्या है, यहाँ पे देखो n की वैल्यू है 3, जो भी आपका डिजिट लिखा है वो ये n की वैल्यू, ठीक है। l क्या हो जाएगा, यहाँ पे बना देती हूँ, यहाँ पे से टेबल आपके लिए 0 1 2 3 S P D F, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, D दिया है, D का मतलब 2, D का मतलब क्या 2, तो n+l क्या हो जाएगा, n+l हो जाएगा मैम 5। अगर मैं 4p की बात करूं, अगर मैं 4p की बात करूं, n का मतलब क्या, देखो 4, n का मतलब 4, l का मतलब क्या, p क्या लिखा हुआ है, देखो 1, ठीक, मतलब यहाँ पे p की जो वैल्यू है हमने 1 लिखी है ना, l की वैल्यू 1, तो यहाँ पे n+l क्या हो जाएगा, n+l फिर से हमारा 5 आ गया। फिर थर्ड वाला देखो 4s की बात करते हैं, ये देखो अभी क्या है, अभी मैं आपको सिखा रही हूँ ना, इसलिए मैं यहाँ पे इतना देर लगा रही हूँ, वरना आप डायरेक्टली लिख सकते हो, ठीक है, इसको आप डायरेक्टली लिखोगे, आपको ना ये कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये तो मैं आपके लिए लिख रही हूँ ताकि आपको समझ में आए। एग्जाम में अगर ऐसा आएगा बेटा तो आप डायरेक्टली लिखोगे, ठीक है, n की वैल्यू 4 हो गई, यहाँ पे डायरेक्टली लिख दोगे, और d के लिए हम क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे, तो यहाँ पे कितनी वैल्यू होगी, सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी इसकी 4 + 2 दैट इज 6। तो सबसे कम किसकी है, सबसे कम है 4s की, तो ये हो जाएगा सबसे पहला, सबसे पहले इसको भरेंगे, उसके बाद में जो भी ऑर्बिटल्स आएंगे उनको भरेंगे। तो एग्जाम में आप देखो, अभी आप सीख रहे हो, अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आपको धीरे धीरे आएगा, इसलिए आप इसे कैलकुलेट कर लो, ऐसे कैलकुलेट करना ही नहीं है, आप तुरंत देख के बता दोगे कि अच्छा इसका 2 + 3 ठीक है 5, इसका 4 ठीक है 4 5 6 ओके ठीक है ये वाला है, ऐसे करके आप एग्जाम में डायरेक्टली बता दोगे। अभी तो क्या अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं ना। चलिए, द नंबर ऑफ नॉड्स इन 2p ऑर्बिटल इज, देखो कैसे निकालते हैं नॉड्स, नॉड्स कैसे निकालते हैं, नॉड्स निकालने का फॉर्मूला है n-1, n क्या है, अभी आपको n देखना है बस, n क्या है बेटा, n है मैम 2, ठीक है, तो नॉड क्या हो जाएगा आपका, नॉड मतलब कि क्या होता है, जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब कि वहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, वहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं मिल सकता हमको, ठीक। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2p के लिए n-1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 मतलब 1, तो एक नॉड है, ठीक है, कितना है, एक नॉड है, तो ये क्या हो जाएगा 1, कैसे हो जाएगा, देखो ये p है ना बेटा, तो ये जो है ये क्या है, ये नॉड है, मतलब कि ऐसी स्पेस जहां पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहता। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ रहते हैं, ये देखो यहाँ रह रहा है इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल में रह रहा है बेटा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस ऑर्बिटल में रह रहा है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रह रहा है, यहाँ पे इस वाले ऑर्बिटल में रह रहा है, ठीक है, समझ गए ना। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रह रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, ये क्या है, ये नॉड है, ये क्या है, ये नॉड है, समझ गए। द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m फॉर p ऑर्बिटल कैन बी, p ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होने वाली है, तो आप पहले वो निकालो, कितना है ऑर्बिटल, देखो p के लिए ऑर्बिटल निकाल रहे हैं, कितने ऑर्बिटल्स हैं हमको पता ही ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए यहाँ पे निकालती हूँ 1 2 3, तो s p d f, l की वैल्यू क्या है बेटा, p के लिए l की वैल्यू क्या है, देखो 1 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 × 1 + 1 दैट इज 3, तो मतलब p में होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, p में क्या होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, px py और pz। आप अब क्या बोल रहे थे, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है, 3 वैल्यूज चाहिए अपन को, क्या क्या होंगी 3 वैल्यूज, देखो p ऑर्बिटल मतलब l की वैल्यू 1 है ना, l की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे +1 0 -1, ये आ गई आपकी किसकी, m की वैल्यू फॉर p ऑर्बिटल, m की वैल्यू फॉर p ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल्स थे ना,
पी के लिए, पी सब शेल के लिए 3 ऑर्बिटल्स थे, तो हमने यहाँ क्या लिखा, +1 0 -1। ये हो गया आपका कंप्लीट वैल्यू। विच प्रिंसिपल एक्सप्लेन्स द ऑर्डर ऑफ फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, कौन सा हमको प्रिंसिपल बताता है, ऑफ बॉ प्रिंसिपल। सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी वाला भरते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके हाई एनर्जी जब पे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स फिलअप होते हैं। तो ऑफ बॉ प्रिंसिपल में हम कैसे भरते हैं, इलेक्ट्रॉन्स लोअर एनर्जी से हायर एनर्जी में भरते हैं। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था, हाइजेनबर्ग ने। क्या बोला था उन्होंने कि यार एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम एग्जैक्टली हम नहीं बता पाएंगे, it is impossible to calculate simultaneously the position and the momentum of an electron at the same time। ठीक है, तो मोमेंटम और पोजीशन हम नहीं बता पाएंगे, ये था हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। विच पार्टिकल हैज a negligible mass, कौन सा पार्टिकल का नेग्लिजिबल मास होता है, इलेक्ट्रॉन का नेग्लिजिबल मास होता है, बहुत बहुत छोटा, बहुत कम। ठीक है, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द N4 शेल कितने होंगे, देखो 2n²। ये आपको याद रखना है, ठीक है, छोटे छोटे फॉर्मूलाज जो है ना बेटा आपको ये याद रखने हैं। 2 इंटू कितना हो जाएगा, 4 4 16, कितना 32, तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए, 32 आ गए, समझ गए। तो ये आपको ये चीजें याद रखनी है, अदरवाइज आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। Which of the following electronic configuration is correct for oxygen? चलो पहले अपन खुद लिखते हैं, फिर अपन इसमें देखेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 8 होता है। अभी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना सिखाई थी मैंने तुम लोगों को, 1s2 2s2 2p कितना आ जाएगा यहाँ पे, 2p4, सही है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है, क्लियर है। तो यहाँ देखो क्या लिखा है, 1s2 2s2 2p4, ही तो बिल्कुल सही हो गया। 1s2 2s2 2p6 9, कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे, 1 2 3 4, यहाँ पे तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। यहाँ पे तो गलत ही लिखा हुआ है, ये देखो कैसे फिल किया है इसको, ये भी गलत है। ठीक है, तो ये गलत है, यहाँ पे क्या सही है, 1s2 2s2 2p4 इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्सीजन, समझ गए, इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर ऑक्सीजन। और ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर स्ट्रक्चर ऑफ एटम फॉर एमएसटी सीईटी। और बेटा आपको अगर ऐसा लगता है कि मैम ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस थे, तो बेटा कभी कभी इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, जरूरी नहीं है कि हमेशा बहुत टफ न्यूमेरिकल दे दिया जाए कि यार इतना ज्यादा टफ दे दिया कि आ ही नहीं पा रहा है। 11th का कुछ पोर्शन है, मतलब ऐसा मान लो 20 पोर्शन आता है ना 11th का, और 80 पोर्शन आता है किसका, 12th का। तो 20 पोर्शन में से भी वो कभी कभी ऐसे इजी क्वेश्चंस डाल देते हैं, तो मैं ये चाहती हूँ कि मैं आपको डिफिकल्ट वाला भी करवाऊंगी, एडवांस वाला भी मैं आपको करवाऊंगी। ये सारी जो सीईटी की बुक है ना, ये जो सीईटी की बुक आपको मिली है फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, इन सब में बहुत शानदार क्वेश्चन है, तो वो मैं आपको करवाने वाली हूँ। लेकिन इजी क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगी, ताकि एग्जाम में अगर इजी वाला है तो आप ये नहीं बोलोगे कि अरे यार हमने तो डिफिकल्ट वाला किया था, इजी वाला तो प्रैक्टिस ही नहीं किया। ठीक है, तो ये जो आपको बुक्स दिख रही है बेटा, ये परचेस करने की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां जाके आप इसको परचेस कर सकते हो जस्ट फॉर ₹1800। अभी 30% ऑफ चल रहा है, तो आप जल्दी से जाओ इसको परचेस कर सकते हैं। नीव बैच क्लास 11th वालों के लिए, और इसके साथ आपको शौर्य बैच भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, इतने कम प्राइस में। प्राइम बैच, इन्फिनिटी बैच एंड इन्फिनिटी प्लस बैच, जिसमें आपको मेंटर्स भी मिलने वाले हैं, पर्सनल अटेंशन मिलेगा, स्मार्ट नोट्स मिलते हैं, बहुत सारी काफी सारी चीजें मिलती हैं, और डेडिकेटेडली क्लास 11th वालों के लिए, क्योंकि हम उनका बेस बना रहे हैं। तो नीव बैच अगर आपको परचेस करना है तो बेटा आप वेदांतु के एप्लीकेशन पे जाके इसको परचेस कर सकते हैं, इसमें एनरोल कर सकते हैं। साथ ही मौर्य बैच है फॉर सीईटी 2027, प्राइम बैच, इन्फिनिटी एंड इन्फिनिटी प्लस बैच, और ये बहुत ही शानदार बैच है, इसमें सारे एक्सपीरियंस टीचर्स आपको मिलने वाले हैं, जो आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर करेंगे, साथ ही आपको प्रिपेयर करेंगे सीईटी के लिए। शॉर्ट नोट्स, सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस, जैसे सीईटी में क्वेश्चंस आते हैं, एग्जाम पैटर्न, सारी चीजें आपको उसमें करवाने वाले हैं। एक IBSAT का स्कॉलरशिप टेस्ट है फॉर वेदांतु, तो उसको देने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहां जाके आप वो टेस्ट देंगे तो आपको 90% तक की स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। साथ ही ये है बेटा वेदांतु के शानदार रिजल्ट फॉर JEE 2026 2025 एंड नीट का रिजल्ट, साथ ही ये है वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स। तो अगर आपको पुणे में बात करूँ तो PCMC, स्वारगेट, औंध और सिंहगढ़, और साथ ही महाराष्ट्र में देखें तो अमरावती, बुलढाना, नागपुर, अहिल्यानगर और जलगांव में जाके आप वेदांतु के ऑफलाइन सेंटर्स विजिट कर सकते हैं, और यहाँ जाके आप 90% तक की स्कॉलरशिप भी अवेल कर सकते हैं। तो मुझे जरूर से जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, आपके कितने मार्क्स आए, 20 आउट ऑफ में से आपको कितने मार्क्स आए, मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ताकि उससे मुझे ये पता चल जाएगा कि यार आपके कॉन्सेप्ट हो रहे हैं एकदम क्रिस्टल क्लियर। मिलेंगे बेटा किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।